प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर नंबर 1 को लेकर के आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस थे। बट आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये थोड़े से ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कुछ हार्ड वर्क करके आज मैं आपके सामने इनके 100% एक्यूरेट आंसर लेकर आया हूं। और ये सब किस वजह से किया है प्यारे बच्चों, ताकि क्वालिटी एजुकेशन और 100% करेक्ट आंसर्स आपको आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किए जा सके। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि पूरे मजे से लेक्चर को स्टार्ट किया जा सके। 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के सेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1.1 है, जिसमें ये कहा गया है हाउ डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हम जो 2 यूनिट्स यूज करते हैं, पहला किलोग्राम और दूसरा मोल। व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट्स क्यों है हमारे पास। देखिए, जब हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था तो वहां पर हमने ये दोनों यूनिट्स पढ़े थे, किलोग्राम भी एक बेस यूनिट है, मोल भी एक बेस यूनिट है। वो कहते हैं कि ये दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये 2 यूनिट्स क्यों है, इनमें से एक ही काफी नहीं था, यानी इस चीज का हमने आंसर देना है। तो भाई यहां पर जब वो लेक्चर मैंने आपको दिया था तो ये बताया था कि किलोग्राम जो है ये एक्चुअली आपको बताता है कि किसी भी चीज में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि जो मोल है ये आपको बताता है कि किसी भी चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हो तो वहां पर हमने मोल को लेना है। जब हम पार्टिकल्स को ना कंसीडर कर रहे हो बल्कि डायरेक्टली किसी चीज के मास को कंसीडर कर रहे हो कि इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी चीज में, तो फिर हम किलोग्राम यूज करते हैं। तो यही आंसर उठाकर हम यहां पर लिख देते हैं इंग्लिश में। अब यहां पर हमने आंसर की हेडिंग लगाई है और उसके बाद ये लिख दिया है। तो 11th क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है। और वो मेथड क्या है कि सबसे पहले आपने एक लाइन में आंसर करना है इस तरह से, फिर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है और जो आपने यहां पर लाइन लिखी है, जो आपने आंसर लिखा है, उसको आपने यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। देखिए, क्वेश्चन आपके पास 2 तरह के आ सकते हैं, या तो उसका आंसर इस फॉर्म में होगा या फिर आंसर होगा यस और नो। जब आप यस और नो लिखेंगे तो फिर यहां पर आपने हेडिंग देनी है रीजन की और नीचे रीजन देना है कि भाई यस है तो क्यों यस है, या फिर नो है तो क्यों नो है। यहां पर अब इस तरह का क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल या हाउ डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये थोड़ा एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम किस तरह से लिखेंगे, किलोग्राम टेल्स हाउ मच मैटर। देखिए, वो यही पूछा था ना कि किलोग्राम और मोल 2 यूनिट्स क्यों हैं, तो फिर हमने यहां पर लिखा कि किलोग्राम टेल्स हाउ मच मैटर। किलोग्राम ये बताता है कि कितना मैटर है किसी भी चीज में, यानी उसका कितना मैस है। व्हाइल मोल्स टेल हाउ मेनी पार्टिकल्स, मोल हमें ये बताता है कि किसी भी चीज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों यूनिट्स यूजफुल हैं, क्योंकि किलोग्राम आपको मैटर के बारे में बताता है यानी मैस के बारे में, व्हाइल मोल आपको बताता है पार्टिकल्स के बारे में। इसका मतलब है जब आप मैटर या मैस जो है वो आप मेजर करेंगे तो फिर किलोग्राम यूज करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी होगी तो फिर आप मोल को यूज करेंगे। तो यहां से प्रूव हो गया ना कि दोनों यूनिट्स आपके पास यूजफुल है। अब ये एक लाइन में आंसर हो गया, उसके बाद अब उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज है। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाई, उसमें क्या लिखा, व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, देन वी यूज मोल एज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल यूज करते हैं।
बिकॉज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है इसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते हैं Na is equal to 6.022 multiplied by 10 raised to the power 23। जाहिर है ये एवोगैड्रो नंबर है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। देन यहां पर हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि मोल के बारे में, बट अब यहां पर हमें किलोग्राम के बारे में बताना है, तो क्या लिखेंगे, बट व्हेन वी आर नॉट कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई कंसर्न नहीं होता फिर हम क्या करते हैं, देन वी में यूज किलोग्राम एज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर हम किलोग्राम को एज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर, यानी यहां पर अब आपने इसको इसी तरह लिखना है, पहले इसको इस तरह छोटा सा पैराग्राफ बना के लिखना है, फिर इसको इस तरह लिखना है। जब आप आंसर इस तरह लिखेंगे फिर तो 100% फुल मार्क्स पक्के हैं, और ये है इसका प्रॉपर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.2, और क्वेश्चन नंबर 1.2 की स्टेटमेंट क्या है, 3 स्टूडेंट्स measured the length of a rod with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter। यहां से हमें क्या पता चल गया कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेजर की है एक रॉड की लेंथ, और एक ऐसी स्केल से मेजर की है जिसकी मिनिमम डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि उन स्टूडेंट्स ने जिस स्केल से उस रॉड की लेंथ मेजर की है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज। अब पहले स्टूडेंट ने जो लेंथ रिकॉर्ड की है वो ये है, दूसरे ने इतनी की है, तीसरे ने इतनी की है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच रिकॉर्ड इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है, और जो करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो मेजरमेंट्स हमें दी गई हैं ये कौन से यूनिट में है, मीटर में है, बट लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, मिलीमीटर में है। इसका मतलब है लीस्ट काउंट को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। अब मिली किसकी इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब 10 रेज़ टू द पावर -3 को खत्म करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.001 मीटर। अब यहां से अगर आप वापस देखें तो 3 डेसिमल प्लेसेस यहां तक शिफ्ट करेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब है लीस्ट काउंट अगर मीटर्स में लिखा जाए तो वो 0.001 मीटर आता है। अब हमने देखना है कि जो मेजरमेंट इस लीस्ट काउंट के साथ अलाइन कर रही है वो करेक्ट होगी, और बाकी सारे रिकॉर्ड जो है वो करेक्ट नहीं होंगे अगर लीस्ट काउंट ये है तो। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आपने मेजरमेंट को वहां तक रखना होता है जहां तक उसका लीस्ट काउंट होता है, यानी उसके लीस्ट काउंट में जितनी प्रिसीजन है मेजरमेंट में ऑब्वियसली इतनी प्रिसीजन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास डेसिमल के बाद कितने फिगर्स हैं, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है वो रिकॉर्ड इनमें से करेक्ट होगा जिसमें डेसिमल के पास आपके पास 3 डिजिट्स होंगे। तो यहां पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रिसीजन है वो लीस्ट काउंट से ज्यादा है। इसका ये मतलब है ये रिकॉर्ड क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकंड है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो भाई हमें तो 3 वाला चाहिए, इसका मतलब है ये भी फारिग हो जाएगा। थर्ड क्या है, 0.424 मीटर। अब ये 0.424 मीटर में क्या है, 1 2 3, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि ये इसके साथ अलाइन कर रही है। यहां लीस्ट काउंट में भी डेसिमल के बाद 3 थे, यहां भी 3 हैं। इसका मतलब है जो थर्ड रिकॉर्ड है ये करेक्ट रिकॉर्ड है। और क्यों करेक्ट है, बिकॉज ये इस लीस्ट काउंट की प्रिसीजन के साथ अलाइन कर रहा है। तो इसी चीज को हम यहां पर उठाकर इंग्लिश में लिख देते हैं। यहां पर अब हमने वही आंसर लिख दिया है, किस तरह से, 0.424 मीटर इज अ करेक्ट रिकॉर्ड, कि 0.424 मीटर हमारे पास क्या है, करेक्ट रिकॉर्ड है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। अब रीजन में भी हमने वही रीजन लिखा है, सिंस द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल थ्रू विच लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड इज 1 मिलीमीटर, कि जिस स्केल से लेंथ ऑफ द रॉड मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर। और यहां पे हमने उठा के लिख दिया 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर, जैसे अभी मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था। सो द मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइजली रिकॉर्डेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जब लीस्ट काउंट में 3 डेसिमल प्लेसेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट है वो भी प्रिसाइजली रिकॉर्ड की जा सकती है जस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इन मेजरमेंट्स में से सिर्फ इसी मेजरमेंट में 3 डेसिमल प्लेसेस थी, क्योंकि इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो इसका मतलब है करेक्ट रिकॉर्ड फिर कौन सा हुआ, 0.424 मीटर। इन दिस वे द करेक्ट रिकॉर्ड इज 0.424 मीटर। तो ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3। इसकी क्या स्टेटमेंट है? वाई इज किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस? कि जो मैस का बेस यूनिट है वो किलोग्राम क्यों है, ग्राम क्यों नहीं है? भाई क्वेश्चन तो बनता है, हमने जितने भी बेस यूनिट्स पढ़े हैं जैसे मीटर है, टाइम का सेकंड है, ये सारे के सारे यूनिट्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रीफिक्सेस नहीं है। एक किलोग्राम ऐसा यूनिट है जिसमें 7 किलो प्रीफिक्स है। तो भाई वो यही पूछ रहा है कि इसकी जगह पे हम ग्राम यूज कर लेते, ग्राम क्यों नहीं किया, किलोग्राम क्यों हमारे पास बेस यूनिट है मैथ्स का, ग्राम क्यों नहीं है? तो जाहिर है ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये है कि किलोग्राम इसलिए बेस यूनिट ऑफ मैथ्स है ताकि जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है फिजिक्स में उसको मेंटेन किया जा सके। जैसे मैं आपको बताता हूं, लेट से एक डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन फोर्स का, तो फोर्स को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? F इज इक्वल टू ma। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर सेकंड पावर -2। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप इस फार्मूला में किलोग्राम में मैस पुट करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप एक्सेलरेशन पुट करें, तो आपके पास जो फोर्स निकल कर आएगी वो न्यूटन में आएगी। अब यहां पर अगर आप ग्राम में मैस पुट करें और एक्सेलरेशन आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करें, तो फोर्स जो आपके पास निकल कर आएगी वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। यानी यहां पर अगर आप इस तरह से कर दें कि न्यूटन इज इक्वल टू ग्राम मीटर सेकंड पावर -2, तो ये तो एक रॉन्ग चीज हो जाएगी। अगर इसको आपने इस तरह से लिखना भी है तो आप किस तरह से लिखेंगे? न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम मीटर सेकंड पावर -2। तो भाई इसका मतलब है अगर यहां पर ग्राम लिखा तो हमें सब ये फैक्टर लगाना पड़ेगा। इसी फैक्टर से बचने के लिए हमने किलोग्राम को बेस यूनिट ऑफ द मैस माना है, ना कि ग्राम को। और दूसरी बात यह है कि देखिए जितने भी आपके पास फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमंस हम लोग हैं और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किलोग्राम वाले स्केल में बहुत फिट आते हैं। जैसे ह्यूमंस का मैस है, अब ये किलोग्राम वाले स्केल में बहुत फिट आता है। और भी डिफरेंट थिंग्स के मैसेज हैं वो किलोग्राम में बहुत ही फिट आते हैं, जबकि ग्राम जो एक बहुत छोटा यूनिट है। ये भी एक वजह है कि किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट ऑफ द मैस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिक्स में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमने किलोग्राम को बेस यूनिट ऑफ द मैस माना है, ना कि ग्राम को। यहां पर अब हमने यही सब कुछ उठाकर इंग्लिश में लिख दिया है आंसर बनाने के लिए। क्या लिखा है? किलोग्राम इज द बेस यूनिट ऑफ मैस नॉट द ग्राम। ये तो वही क्वेश्चन वाला जुमला हमने लिख दिया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि किलोग्राम चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में भी आए तब भी ये के कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल ही होगा, बिकॉज यूनिट्स वाले लेक्चर में ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। नीचे अब आप रीजन की हेडिंग देंगे। अब आपने इस सेंटेंस का रीजन देना है कि ऐसा क्यों है। तो रीजन में हमने क्या लिखा है? द किलोग्राम इज द बेस यूनिट ऑफ मैस नॉट ग्राम टू मेंटेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन फिजिक्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए किलोग्राम को हमने बेस यूनिट ऑफ द मैस माना है। यूजिंग किलोग्राम सिंप्लीफाइज डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे भी मैंने आपको न्यूटन की एग्जांपल दी है कि जो किलोग्राम है ये डिराइव्ड यूनिट्स को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे न्यूटन है, अब ये किसकी इक्वल है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर एज ग्राम वुड रिक्वायर 10⁻³ फैक्टर। अगर हम ग्राम यूज करें तो उसके साथ हमें 10⁻³ वाला फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलो किसके इक्वल होता है? 1000 के या 10⁻³ के ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी फैक्टर से बचने के लिए हमने किलोग्राम को बेस यूनिट ऑफ मैस माना है। उसके बाद हमने वही बात लिखी, मोस्ट रियल वर्ल्ड मेजरमेंट्स जैसे कि मैस ऑफ पीपल हो गया, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, फिट बेटर इन किलोग्राम। ये किलोग्राम वाले स्केल में बेटर फिट होते हैं। इन दिस वे किलोग्राम इज बेस यूनिट ऑफ मैस, और यही वजह है कि किलोग्राम जो है बेस यूनिट ऑफ मैस है एंड ग्राम इज अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम, और जो ग्राम है ये डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द किलोग्राम है। अब यहां पर ये कैसे डेसिमल फ्रैक्शन है? क्योंकि आपको पता है जो 1 ग्राम है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है? 0.001 किलोग्राम के। इसका मतलब है ग्राम क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम। तो यहां पर ये है इसका पूरा एक्यूरेट आंसर। अब ये जो आंसर है ये प्रॉपर साइंटिफिक वे में आंसर किया गया है, इसमें कोई हमने लेम सेंटेंस नहीं लिखा। आपने बिल्कुल इसी तरह का आंसर लिखना है, और अगर आप यही आंसर लिखकर आएंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स ही मिलेंगे,
क्योंकि इस आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1.4 की स्टेटमेंट क्या है? कंसिडर द इक्वेशन, यानी आप एक इक्वेशन कंसिडर करें, कौन सी? P इज इक्वल टू Q प्लस R। जरा P भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, Q भी R भी। कहते हैं इक्वेशन कंसिडर करें कि Q प्लस R करें तो वहां से आपको क्या मिलता है? P। इफ Q एंड R बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ MLT, यानी Q और R इन दोनों की डायमेंशंस क्या है? MLT। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P। अगर Q और R इन दोनों के डायमेंशंस ये हों तो फिर P के डायमेंशंस क्या होंगे? पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI, यानी SI यूनिट्स ऑफ P क्या होंगे? इस P के यूनिट्स क्या होंगे? थर्ड क्या पूछ रहा है? इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R। यहां पे तो ये कह रहा है ना कि Q और R दोनों के डायमेंशंस ये हैं। थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है कि अगर डिफरेंट हो Q और R दोनों के डायमेंशंस, देन हम क्या P के डायमेंशंस डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहां पर फिर 3 पार्ट्स बन गए। एक पार्ट ये वाला बन गया, दूसरा पार्ट आपके पास ये वाला बन गया और तीसरा पार्ट ये वाला बन गया। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने P के डायमेंशंस बताने हैं, सेकंड पार्ट में हमने SI यूनिट ऑफ P बताना है, थर्ड पार्ट में हमने बताना है कि अगर Q और R के जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हो तो फिर क्या हम P के डायमेंशंस निकाल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, वो क्या है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P। देखिए उसने हमें बता दिया है कि P जो है वो Q प्लस R है। डायमेंशन एनालिसिस में आपने एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी दो क्वांटिटीज ऐड की जाए या सब्ट्रैक्ट की जाए तो वहां पर उनके डायमेंशन सेम होना लाजमी है, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकती। तो यहां पर क्योंकि Q और R दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में ये ऐड हो सकती हैं। और एक और बात भी याद रखें, जब इस तरह की इक्वेशन हो P इज इक्वल टू Q प्लस R, यहां पर ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, इसलिए P के डायमेंशंस भी वही होंगे जो Q और R के हैं। तो इसका मतलब है कि P के डायमेंशंस भी क्या होंगे? MLT। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। अब हमने यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दिया है, यहां पर हमने 1 लिखा है, फिर इसमें हमने सबसे पहले 1 लाइन में आंसर किया और उसके बाद इसका रीजन लिखा है। 1 लाइन में हमने किस तरह से आंसर किया है? इन इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R, यानी ये वाली जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू Q प्लस R, बोथ Q एंड R, यानी ये जो Q और R है इनके सेम डायमेंशंस हैं MLT, वो तो उसने खुद ही दे दिए थे। सो द डायमेंशंस ऑफ P मस्ट आल्सो बी MLT, इसलिए डायमेंशंस ऑफ P भी MLT होनी चाहिए, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था। फिर रीजन में हमने बताना है कि ऐसा क्यों है। P हैज डायमेंशंस ऑफ MLT, यानी P के यही डायमेंशन होंगे, बिकॉज इन डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस टर्म दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में जिन टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, और जो रिजल्ट होता है उसकी भी वही डायमेंशंस होते हैं जो कि उन क्वांटिटीज के होते हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए हमने रीजन में यही बात लिखी है कि P के डायमेंशंस MLT होंगे, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में टर्म को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके डायमेंशंस सेम होना लाजमी है, एंड द रिजल्ट विल इनहेरिट दोस डायमेंशन, और रिजल्ट में भी वही डायमेंशंस होंगे। तो ये है फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI। अब हमने बताने हैं कि P के यूनिट्स क्या हैं। जब हमें P के डायमेंशंस पता चल चुके हैं कि वो MLT हैं, तो यहां से हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। किस तरह से? जैसे यहां पर MLT इस तरह से है। अब ये मैस है, मैस की यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। देन लेंथ है, उसका क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। किलोग्राम भी SI यूनिट है और मीटर भी SI यूनिट है लेंथ का, सेकंड भी SI यूनिट है टाइम का। तो इसका मतलब है कि ये जो सारा हो गया ये क्या बन जाएगा? SI यूनिट। तो P के SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर सेकंड। तो इसको भी हम प्रॉपर आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पर हमने सेकंड पार्ट का आंसर भी लिख दिया है। किस तरह से? कि ये जो डायमेंशंस हैं MLT, ये क्या कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मैस M, लेंथ L, टाइम T। जाहिर है ये M मैस को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ L को और टाइम T को। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, kg। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फिर टाइम का हमारे पास यूनिट क्या होता है?
सेकंड स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनको मिलाएं किलोग्राम मीटर सेकंड क्योंकि डायमेंशंस थे MLT, तो यहां से फिर क्या हो जाएंगे यूनिट्स किलोग्राम मीटर सेकंड। तो ये तो बिल्कुल इजी से था, यूनिट्स ऑफ P एंड SI। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R कुड वी डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P। देखिए हमने पार्ट 1 में लिखा था कि जब टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनके डायमेंशंस लाजमी तौर पर सेम होने चाहिए। यहां पर वो कह रहा है कि अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं डायमेंशंस ऑफ P? तो भाई जब सेम होने चाहिए तो हम नहीं डिटरमिन कर सकते, क्योंकि डिफरेंट है, होने क्या चाहिए सेम। बिकॉज जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए ये लाजमी है डायमेंशन एनालिसिस में कि उनके डायमेंशन सेम हों। अगर सेम नहीं होंगे तो आप रिजल्टिंग क्वांटिटी के डायमेंशन डिटरमिन नहीं कर सकते। फाइनली यहां पर हमने थर्ड पार्ट का आंसर भी लिख दिया है और उसमें क्या लिखा है, नो इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R वी कुड नॉट डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P। कि अगर Q के डायमेंशंस R से डिफरेंट होते तो हम कभी भी P के डायमेंशन डिटरमिन ना कर सकते। अब देखिए इसमें आपने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आंसर करना है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन वो कह रहा था इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट फ्रॉम R, कि अगर Q के डायमेंशंस R से डिफरेंट होते कुड वी डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ P, तो क्या हम P के डायमेंशन डिटरमिन कर सकते। यानी इस इक्वेशन में अगर Q के डायमेंशंस R से डिफरेंट होते तो क्या हम P के डायमेंशन डिटरमिन कर सकते। तो हमने भी उसी फॉर्म में आंसर लिखा, नो नहीं, अगर Q के डायमेंशंस R से डिफरेंट होते तो हम कभी भी P के डायमेंशन डिटरमिन ना कर सकते। तो रीजन में हमने क्या लिखा है, इफ Q एंड R had different dimensions, अगर Q और R के डायमेंशन डिफरेंट होते the equation P is equal to Q plus R would be dimension inconsistent। तो ये जो इक्वेशन है P is equal to Q plus R ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो जाती। यानी यहां पर जो Q और R ऐड हो रहे हैं, अगर Q के डायमेंशंस डिफरेंट हो और R के डायमेंशन डिफरेंट हो और डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक फिर ये जो साइड है वो इसकी इक्वल नहीं रहेगी, यानी डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी यहां पर। इसलिए इस इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट रखने के लिए लाजमी है कि Q और R के डायमेंशन जो हैं वो सेम हो। मैंने आपको जब होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन के बारे में बताया था वहां पर भी ये बात ही की थी कि Q और R यानी अगर इस तरह की क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हों तो आपके जो डायमेंशंस हैं इन क्वांटिटी के वो सेम होने चाहिए, यानी Q और R दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो जाहिर है आप इनको ऐड नहीं कर सकते, तो P के वो डायमेंशंस नहीं होंगे जो Q और R के होंगे। इन दिस वे जो ये वाली इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इस तरह मैंने लिखा है if Q and R had different dimensions the equation P is equal to Q plus R would be dimensionally inconsistent। ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इन डायमेंशनल एनालिसिस we could not add or subtract quantities with different dimensions, कि डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक हम उन क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर ही नहीं सकते जिनके डायमेंशंस डिफरेंट हों। इन दिस वे इस तरह we could not determine the dimensions of P, तो हम P के डायमेंशन डिटरमिन नहीं कर सकते फ्रॉम सच एन इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन से, क्योंकि जब इक्वेशन ही डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो फिर हम B के डायमेंशन डिटरमिन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि Q और R के जब डायमेंशन डिफरेंट होंगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और जब इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो हम P के डायमेंशन कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, पार्ट 1 का आंसर, फिर 2 का और फिर देन 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.5। क्या स्टेटमेंट है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए क्लॉक। यानी एक क्लॉक है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा अगर ए पार्ट में आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकंड्स हैंड, यानी उसमें आवर्स घंटों वाली सुई भी हो, फिर मिनट्स वाली भी हो और सेकंड्स वाली भी हो, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आपने देखना है कि कौन सा सबसे छोटा यूनिट है। अब टाइम का आर जाहिर है वो बड़ा है, मिनट उससे छोटा है, सेकंड उससे छोटा टाइम है यानी कम टाइम है। इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट सेकंड में होगा, आर या मिनट में नहीं होगा, सेकंड में होगा। अब अगर आप नॉर्मल क्लॉक को देखें तो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, 1 सेकंड सेकंड में। फिर इस तरह की क्लॉक जो ए पार्ट में दी गई है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। देन हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या है कि आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड, कि अगर उसमें सिर्फ घंटों वाली सुई हो और मिनट्स वाली सुई हो तो इसमें आपने क्या देखना है कि कौन सा आर छोटा यूनिट है टाइम का या मिनट छोटा है, मिनट कम है।
मिनट में आपने लीस्ट काउंट देखना है कितना है, उसमें सेकंड वाला हैंड है ही नहीं। मिनट में भी अगर आप नॉर्मल क्लॉक देखें जो ट्रेडिशनल यूज होती है तो उसमें तो फिर 1 मिनट ही लीस्ट काउंट होगा जो एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है ए पार्ट में जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेकंड होगा और बी पार्ट में क्या हो जाएगा 1 मिनट। अब यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स ए और बी के आंसर्स लिख दिए हैं, वही आंसर लिखे हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, यानी आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड और सेकंड हैंड्स के केस में आपके पास लीस्ट काउंट क्या होगा। यहाँ पर जो सबसे स्मॉल यूनिट है, टाइम का छोटा यूनिट है शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए, वो सेकंड है। तो लीस्ट काउंट फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेकंड। इसका रीजन क्या है कि 1 सेकंड क्यों होगा? द लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इट कैन मेजर। देखिए लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट वो स्मॉल टाइम इंटरवल है जो वो क्लॉक डायरेक्टली मेजर कर सकती है। तो इस केस में क्योंकि सेकंड हैंड शो करता है टाइम को 1 सेकंड के इंटरवल के साथ। अगर आप ट्रेडिशनल क्लॉक देखें तो उसमें जो सेकंड वाला ये नीडल है वो टिक टिक करके घूमती है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इस तरह करके। वो 1 सेकंड के इंटरवल में जब मूव करेगी तो फिर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, फॉर द लीस्ट काउंट इज 1 सेकंड। नेक्स्ट है आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। यानी अगर हमारे पास नीडल्स दो होंगी, एक आवर वाली और एक मिनट वाली, तो उस केस में लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होगा 1 मिनट। इसमें जो स्मॉल टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज होगा वो मिनट होगा आवर्स और मिनट में से। तो फिर रीजन इसका क्या है कि 1 मिनट लीस्ट काउंट होगा। व्हेन अ क्लॉक हैज ओनली आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड, यानी क्लॉक में जब सिर्फ आवर्स वाला हैंड होगा और मिनट्स वाला, तो फिर मिनट्स हैंड जो है वो शो करेगा टाइम को 1 मिनट के इंटरवल से। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट होगा वो 1 मिनट होगा। इस केस में लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बी मेजर्ड। कि एक राउंड पेंसिल है, एक पेंसिल है और वो राउंड पेंसिल है यानी बिल्कुल गोल है, उसका डायमीटर मेजर करना है मीटर रूल को यूज करते हुए, बट एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स जितनी। अब डायमीटर वो कहता है कि किस तरह से ये पॉसिबल होगा, आप डिस्क्राइब करें। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि एक राउंड पेंसिल है जिसका डायमीटर मेजर करना है, उसमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स जितनी हो, बट जो टूल आपने यूज करना है वो मीटर रूल यूज करना है। तो ये किस तरह से होगा, डिस्क्राइब करें। ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन 9th क्लास की न्यू बुक में भी है, उसमें बट वो कहता है कि यू हैव अ बंच ऑफ पेंसिल्स, यानी आपके पास क्या है बंच ऑफ पेंसिल्स है। उस केस में फिर आप क्या करते हैं कि सेवरल पेंसिल्स को आपस में इकट्ठा स्टैक करके नंबर ऑफ पेंसिल्स पे डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां से आपको मिल जाता है। बट यहां पर वो कह रहा है कि ए राउंड पेंसिल, एक ही पेंसिल है, नॉट मल्टीपल पेंसिल्स, एक ही पेंसिल है। तो यहां पर अब पहले समझना पड़ेगा कि मीटर रूल की एक्यूरेसी और वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी में एक्चुअली फर्क क्या है। देखिए मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 1 मिलीमीटर, या फिर आप इसको कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वो 0.1 मिलीमीटर है इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब ये है हमारे पास मीटर रूल के लिए और ये किसके लिए है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। अगर हम सेंटीमीटर्स में ही बात करें तो मीटर रूल से लेट से अगर हम इसका डायमीटर किसी तरीके से मेजर करें कोई मेथड यूज करके, तो वो हमारे पास लेट से आता है 1.8 सेंटीमीटर। ये मीटर रूल की मेजरमेंट है। और लेट से अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं तो वो आ जाएगा 1.83 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर्स आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दे रहा है, यहां पर भी मीटर रूल आपको डेसिमल के बाद 1 डिजिट दे रहा है सेंटीमीटर में, यहां पर भी। अगर इनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 18 मिलीमीटर और ये आपके पास कितना बन जाएगा 18.3 मिलीमीटर। यानी यहां पर वर्नियर कैलिपर्स आपको मिलीमीटर्स में पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर मेजर कर सकता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 1/10 ऑफ मिलीमीटर।
मीटर रूल आपके पास 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स आपको 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर मेजर करके दे सकता है। अब वो जो तरीका है कि आप 10 पेंसिल्स को इकट्ठा जोड़कर रखें, उनका इकट्ठा आप डायमीटर नोट करें मीटर रूल से, फिर उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें। बट वो तो उस केस में होगा जब आपके पास बंच ऑफ पेंसिल्स हो, बहुत सारी पेंसिल्स हो, उनको आप इकट्ठा स्टैक कर सकते हैं। यहां पर वो कह रहा है ए राउंड पेंसिल, कि आपके पास एक ही पेंसिल है, तो लिहाजा मेथड कोई ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसमें पेंसिल तो आपके पास एक ही हो और यूज भी आपने मीटर रूल ही करना है, बट एक्यूरेसी आपने वर्नियर कैलिपर्स वाली लानी है। यानी मीटर रूल आपको जो रीडिंग देगा वो आपको सेंटीमीटर्स में पॉइंट के बाद 1 डिजिट देगा, बट आपने सेंटीमीटर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेकर आने हैं। इस तरह का कोई प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है। अब यहां पर हमारे केस में ये एक मीटर रूल है और ये एक राउंड पेंसिल है, क्योंकि वो कह रहा था ए राउंड पेंसिल, एक ही राउंड पेंसिल है आपके पास। अब अगर मैं इस पेंसिल का सामने से व्यू लूं इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा, यानी इस तरह का सर्कुलर व्यू बनेगा यहां पर। और ये जो है इसकी बाउंड्री है पेंसिल की, ये जो यहां पर मैंने ड्रा की है, ये एक कुछ सर्कुलर व्यू बन रहा है। और सर्कल की ये लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, सिरकमफेरेंस। अब लेट्स से अगर हमने इसका सिरकमफेरेंस मेजर करना है मीटर रूल से, तो उसका क्या मेथड होगा। मैं एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लूंगा इस तरह से, प्लेन शीट ऑफ पेपर, उसके ऊपर एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर लेट्स से मार्क कर दूंगा। फिर यहां पर मैं इस पेंसिल को प्लेस करूंगा, इसका ये फ्रंट व्यू है आपके पास। अगर मैं इस पेंसिल को 1 कंप्लीट रोटेशन दूं, तो इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन लेट से यहां पर आके खत्म होती है, तो यहां से यहां तक मुझे क्या मिल जाएगी, वो लेंथ मिल जाएगी, यानी सिरकमफेरेंस मिल जाएगा मुझे यहां से यहां तक इसकी रोटेशन की वजह से। अगर मैं इस पेंसिल को इस पेपर पे 10 रोटेशंस दूं और लेट से वो 10 रोटेशंस कुछ यहां पर आगे कंप्लीट होती हैं, तो मुझे ये 10 सिरकमफेरेंसेस मिल जाएंगे। तो लेट से वो जो लेंथ आती है वो हमारे पास 31.4 सेंटीमीटर आती है। अगर हम मीटर रूल से मेजर करें इस तरह से, तो जो हमने पेपर के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्के, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, 10 रोटेशंस की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। लेट से वो 31.4 सेंटीमीटर आ रही है। अब इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर। अब ये हमें एक सिरकमफेरेंस मिल जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर है यूनिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो ये हमें वर्नियर कैलिपर्स वाली एक्यूरेसी मिल नहीं गई यहां से। बट ये क्या है, ये हमारे पास सिरकमफेरेंस है और हमें क्या चाहिए था, डायमीटर ऑफ पेंसिल, राउंड पेंसिल। तो आप जानते हैं कि जो सिरकमफेरेंस होता है वो 2πr के इक्वल होता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, जिसमें c जो है वो सिरकमफेरेंस है ये कंप्लीट, और फिर r क्या है, लेट से ये सर्कल है, थोड़ा बड़ा ड्रा करते हैं इसको। r सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है सर्कल की बाउंड्री तक वो रेडियस होता है, और टोटल जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो क्या होता है, सिरकमफेरेंस। अब यहां से आप क्या करें, c इज इक्वल टू पाई को सेपरेट कर ले, 2r को इकट्ठा कर ले। अब 2r किसके इक्वल है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। ये सेंटर पॉइंट है, ये सारा क्या है आपके पास, डायमीटर। यहां ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब है डायमीटर क्या होता है, r प्लस r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। इसका मतलब है 2r को हम d इक्वल पुट कर सकते हैं, तो c इज इक्वल टू पाई d। अब याद रखना है कि जो सिरकमफेरेंस है आपके पास वो ये वाला है जिसमें वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी है। जब आप यहां पर सिरकमफेरेंस में वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी वाला सिरकमफेरेंस पुट करेंगे तो यहां से जो डायमीटर आपके पास निकल के आएगा उसकी एक्यूरेसी भी वर्नियर कैलिपर्स वाली होगी। देखिए अगर इस d को आप यहां पर रखें एक साइड पर, तो c डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। अब इस c को अगर आप पाई से डिवाइड करें तो आपको जो आंसर मिलेगा डायमीटर का, उसमें कितनी एक्यूरेसी होगी, वर्नियर कैलिपर्स वाली। तो ये है इसका करेक्ट मेथड कि अगर आपके पास एक ही राउंड पेंसिल है और उसका डायमीटर आपने मीटर रूल से मेजर करना है, लेकिन एक्यूरेसी आपको वर्नियर कैलिपर्स वाली चाहिए, तो ये वाला मेथड आप यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको प्रॉपर इंग्लिश में लिख लेते हैं। अब हमने वही सारा प्रोसीजर वर्डिंग में लिख दिया है, तो आपने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले 1 लाइन आपने लिखनी है, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और उसमें प्रोसीजर और फिर साथ रीजन भी देना है कि ये प्रोसीजर क्यों करेक्ट है।
तो सबसे पहले आपने क्या लाइन लिखी है, द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द एक्यूरेसी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये तो हमने क्वेश्चन से उठा के लिखी है, द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यानी आप राउंड पेंसिल का डायमीटर मीटर रूल से भी मेजर कर सकते हैं जिसमें एक्यूरेसी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हो। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में आपने इस सेंटेंस को प्रूव करना है कि वाकई आप ऐसा कर सकते हैं कि आप राउंड पेंसिल का डायमीटर मीटर रूल से मेजर करें और उसमें एक्यूरेसी जो है वो कंपेरेबल टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हो। तो एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले प्रोसीजर लिखना है, क्योंकि वो कह रहा था डिस्क्राइब, तो आपने डिस्क्राइब करना है कि कैसे ये हो सकता है और फिर आपने बताना है कि किस तरह उसमें एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आई है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए राउंड पेंसिल यूजिंग अ मीटर रूल विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एज ए वर्नियर कैलिपर्स। यानी राउंड पेंसिल का डायमीटर मेजर करने के लिए मीटर रूल से जिसमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स की हो, उसके लिए आपने क्या करना है, प्लेस द पेंसिल ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी पेंसिल को आपने एक फ्लैट सरफेस पर प्लेस करना है एंड रोल इट फॉरवर्ड, और फिर उसको आगे रोल करना है एग्जैक्टली 10 फुल रोटेशंस, और उसको 10 कंप्लीट रोटेशंस देनी है जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क कर लेना उन रोटेशंस का। जब उन रोटेशंस का आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क कर लेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी उन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो हमने क्या लिखा, मेजर दी टोटल डिस्टेंस L बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी उन 2 मार्क्स के दरमियान आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस यानी वो जो लेंथ है वो आपने मेजर कर लेनी है मीटर रूल से, क्योंकि वो कह रहा था ना कि मीटर रूल से आप मेजर करें, तो मीटर रूल से आपने वो लेंथ मेजर कर लेनी है। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 सर्कमफेरेंसेस के। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर समझाया था ड्रा करके कि किस तरह आपके पास 10 रोटेशन 10 सर्कमफेरेंसेस की इक्वल हो जाती हैं। फिर आपने क्या करना है, सर्कमफेरेंस पर रोटेशन, एक रोटेशन का सर्कमफेरेंस, यानी एक जो आप कंप्लीट रोटेशन देंगे उसमें आपको एक सर्कमफेरेंस की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि आपने 10 की नोट की है तो जब उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। देन आपने क्या करना है, क्योंकि सर्कमफेरेंस तो आपने नहीं डिटरमिन करना, आपने तो डायमीटर डिटरमिन करना है। फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग द फार्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई आर, इस फार्मूला को यूज करेंगे, पाई को सेपरेट करेंगे, 2r को सेपरेट करेंगे, तो यहां से 2r किसकी इक्वल है, d की इक्वल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सर्कल ड्रा करके। सॉल्व फॉर डायमीटर, और इस इक्वेशन C इज इक्वल टू पाई d से आप d फाइंड आउट करें, वो C ओवर पाई आएगा। और इसमें अगर आप C वाली ये वाली वैल्यू उठाकर पुट करें तो C क्या है, L ओवर 10, तो L डिवाइडेड बाय 10 पाई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां से आपको जो डायमीटर मिलेगा उसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स वाली होगी, बिकॉज यहाँ पे आपने 10 सर्कमफेरेंसेस को नोट करके 10 पे डिवाइड किया है ताकि आपको एक सर्कमफेरेंस मिले, और वहां पे उस सर्कमफेरेंस में एक्यूरेसी कौन सी थी, वर्नियर कैलिपर्स वाली। जैसे अभी मैंने आपको पहले एक मेजरमेंट लेकर भी बताया था। तो देन उसके बाद आपने डायमीटर कैलकुलेट किया, तो डायमीटर में भी उतनी ही एक्यूरेसी है जितनी कि वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किए हुए डायमीटर में होगी। देन हमने यहाँ पर रीजन लिखा है कि इसका क्या मतलब प्रूफ है कि ये जो हमने मेथड अडॉप्ट किया है इसमें वर्नियर कैलिपर्स वाली एक्यूरेसी है। तो हमने यहीं पर ये लिख दिया है, रोलिंग द पेंसिल 10 टाइम्स, यानी जब आपने पेंसिल को 10 टाइम्स रोल किया है। अब यहाँ पर एक और बात भी नोट करने वाली है, मैंने यहाँ पर सेवरल टाइम्स नहीं लिखा क्योंकि वो खुद कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स वाली एक्यूरेसी चाहिए, तो आपने 10 टाइम्स ही रोल करना है ताकि जब आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट के बाद इस तरह से डिजिट आए कि वो वर्नियर कैलिपर्स वाली एक्यूरेसी बन जाए। रोलिंग द पेंसिल 10 टाइम्स, यानी पेंसिल को 10 टाइम आप रोल करें, अलाउज द मीटर रूल 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट, यानी जो मीटर रूल का 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है उससे आपको जो डायमीटर फाइनल मिलेगा उसमें एक्यूरेसी आपके पास कंपेरेबल टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होगी, क्योंकि जो आपके पास लीस्ट काउंट है मीटर रूल का वो 1 मिलीमीटर है। तो क्योंकि 10 रोटेशन दे रहे हैं तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया है कि जब आप 10 रोटेशन देंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर बन जाएगा, और 0.1 मिलीमीटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। तो यहाँ से हमने इसका रीजन भी लिख दिया है कि वाकई ये मेथड आपको वर्नियर कैलिपर्स वाली एक्यूरेसी देगा। तो प्यारे बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आपसे कह रहा था ए राउंड पेंसिल, एक राउंड पेंसिल है, तो एक राउंड पेंसिल के केस में आपके पास यही मेथड बनता है और आपने पेपर में यही लिख कर आना है। अगर आप पेपर में यही मेथड लिख कर आएंगे तो आपको 100% गारंटीडली फुल मार्क्स ही मिलेंगे। फाइनली आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 6 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।